नमस्कार। सभ्य कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक जिन और एक लड़की की अद्भुत प्रेम कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। निशा एक बहुत ही खूबसूरत 17 साल की लड़की थी। उसके पिता आर्मी में थे। जब वह 17 साल की थी तभी उसके पिता का तबादला जयपुर हुआ था। जयपुर में जिस मोहल्ले में उन्होंने किराए का मकान लिया था, वहाँ उनकी यूनिट के काफी लोग थे, इसलिए वहाँ पर रहना उनके लिए आसान हो गया था। उसके घर के सामने की तरफ एक मंदिर था और दाहिनी ओर एक गली छोड़कर मस्जिद बनी हुई थी। 2 महीने हो गए थे उनको यहाँ पर आए हुए। आस पड़ोस के लोगों से अब उनकी काफी अच्छी जान पहचान हो गई थी। बगल के घर वाले मोहम्मद भाई तो उनके बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। सतीश जी और मोहम्मद भाई अलग अलग धर्म के होने के बावजूद भी सगे भाइयों से ज्यादा करीब हो गए थे, वो भी सिर्फ 2 महीने में। मोहम्मद भाई का बेटा सतीश और बेटा बेटी आपस में भाई बहनों की तरह हमेशा साथ साथ रहते थे। एक दिन शाम के वक्त निशा, उसका भाई साहिल और मोहम्मद भाई का बेटा इरफान तीनों मस्ती करते हुए सामने वाले घर में चले गए। वो घर बाकी के घर से कुछ अलग था और बहुत अजीब था। ऐसा लगता था मानो सालों से वहाँ कोई नहीं रह रहा था। मोहल्ले में ऐसी अफवाह थी कि उस घर में एक जिन का साया है, इसलिए उस घर के आसपास भी कोई नहीं जाता था। मोहम्मद भाई ने ये बात सतीश को उसी दिन बता दी थी जिस दिन वो लोग वहाँ शिफ्ट हुए थे। मोहम्मद भाई ने कहा था, देखिए सतीश भाई, आप आर्मी वाले जिन वगैरह में यकीन तो नहीं करते हैं, लेकिन वो सामने वाला घर सच में वहाँ पर एक जिन का साया है। कहते हैं 1000 साल पुराना जिन वहाँ रहता है। ये कभी किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचाया उस जिन ने आज तक, लेकिन आसपास के लोगों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए उस बड़े मस्जिद के मौलवी साहब ने पीर दरगाह के बाबा की मदद से बहुत से मंत्र, ताबीज और पाक जल से बांधकर उसे इस घर में कैद कर रखा है। और बेहतरी इसी में होगी, आप उस घर की तरफ ना जाएं, खासकर बच्चों को ना जाने दें वहाँ, क्योंकि बच्चों पर किसी भी रूह का साया आसानी से पड़ जाता है। यही कहा था मोहम्मद भाई ने सतीश को और वो इस बात पर हंस दिए थे। लेकिन बच्चों को कोई नुकसान ना हो, इसलिए उन्होंने बच्चों को समझा दिया था कि उस तरफ कोई ना जाए। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें किसी के कहने का क्या फर्क। घर के अंदर जाने के बाद खेलते खेलते अचानक से निशा बेहोश हो गई थी और साहिल और इरफान ये देखकर घर की तरफ भाग गए थे और जोर से आवाज लगा रहे थे, मम्मी मम्मी, दीदी बेहोश हो गई। साहिल भागता हुआ अपनी मम्मी के पास गया और हाँफते हुए बोला था, तो उसकी मम्मी उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। उधर इरफान भी अपनी अम्मी अब्बू के साथ उसी जिन वाले घर में पहुंच चुका था। सभी वहां पहुंचे तो देखा निशा अभी भी बेहोश थी। इरफान के अब्बू उसको उठाकर अपने घर ले गए। शाम का समय था, निशा के पापा भी आ गए थे। डॉक्टर को बुलाया गया तो उन्होंने कहा, कमजोरी की वजह से चक्कर आ गए हैं, इसलिए बच्ची का थोड़ा ध्यान रखा करो। मोहम्मद भाई दोनों बच्चों इरफान और साहिल को डांटने लगे। कहा था ना कि उस घर में मत जाना, वहाँ जिन्नात रहता है। फिर भी तुम वहाँ चले गए। तुम सब कभी तो किसी की बात सुन लिया करो। देखो ना अब क्या हो गया। दोनों बच्चे डरे सहमे डांट सुन रहे थे। तो निशा के पापा बोले, अरे इरफान भाई, कहीं कोई जिन्नात नहीं है, कहा ना। डॉक्टर ने कहा
कमजोरी के कारण चक्कर आ गए निशा को। आप ऐसे बच्चों के मन में वहम मत डालिए। तो मोहम्मद भाई कहने लगे, सतीश भाई, आप भले ही इन सब बातों को ना मानते हो, लेकिन मैं मानता हूँ। खबरदार, आगे से तुम तीनों में से कोई भी उस घर की तरफ गया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? और कह के मोहम्मद भाई घर के अंदर चले गए। निशा को भी होश आ गया था और अब वह बिल्कुल ठीक लग रही थी। तब निशा की माँ बोली, निशा बेटा, ठीक है तू? तो निशा कहने लगी, हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन आप सब ऐसे क्यों बैठे हुए हैं मोहम्मद अंकल के घर में? तो उसके पापा बोले, कुछ नहीं बेटा, खेलते खेलते आप बेहोश हो गए थे तो आपको यहाँ ले आए। चलो अब उठो और घर चलते हैं। आज हम सब पिज्जा खाएंगे मिलकर। अपनी बेटी की तरफ देखती हुई निशा की माँ बोली, निशा, ये तुम्हारी शर्ट के बटन को क्या फंसा हुआ है? माँ ने पूछा तो कहने लगी, मम्मी, जब मैं उस घर में खेलने गई थी तो वो दरवाजे पर बहुत से धागे बंधे हुए थे। अचानक से मेरे शर्ट की बटन में अटक गया। जब बटन छुटाने लगी तो उस धागे से टूटकर बटन के साथ ही ये रह गया होगा। उसकी माँ ने भी बात पर ज्यादा गौर नहीं की और निशा को लेकर घर आ गई। वो कहाँ जानती थी कि सिर्फ दरवाजे का धागा ही नहीं टूटा है, यह इस पवित्र धागे के टूटने से अब जिन भी आजाद हो चुका था। खैर, अब जिन क्या करेगा, ये तो बात की बात थी। लेकिन शाम को सभी मिलकर पिज्जा खाने लगे और खूब मस्ती करने लगे। बच्चों ने खूब मस्ती की। अगले दिन बाहर कोई निशा के घर की घंटी बजा रहा था तो निशा की माँ कहने लगी और बड़बड़ाने लगी, इतनी सुबह सुबह बाहर कौन घंटी बजा रहा है? और उसने आवाज देकर कहा, निशा के पापा, जरा देखो दरवाजे पर कौन है? सतीश जब दरवाजा खोलने गया तो एक लड़का, बहुत ही सुंदर, गोरा रंग, मध्यम आकार की, हल्की हल्की नीली आंखें, ऊंची कद काठी, सामने खड़ा हुआ था। उम्र लगभग कोई यही 20-21 साल रही होगी। सतीश ने कहा, जी कहिए। तो वो लड़का बोला, जी, जो वो सामने का मकान है, मैं वहाँ रहने आया हूँ। आप प्लीज मेरी एक हेल्प करेंगे? 2-3 दिन के लिए मेरा सामान यहाँ पर रख देंगे? जब तक उस घर की साफ सफाई नहीं हो जाती है तब तक आप रख लीजिए। उसके बाद मैं अपना सामान ले जाऊंगा, सिर्फ सामान ही रखना है। सतीश जी ने उस लड़के से कहा, क्या तुम्हें उस घर के बारे में पता नहीं है? लेकिन तुम हो कौन? वो लड़का बोला, जी, मेरा नाम अंकित है और मैं यहाँ उस घर में शिफ्ट होने आया हूँ। सतीश जी कहने लगे, तुम जानते हो क्या बोल रहे हो? यहाँ के लोगों का कहना है उस घर में एक जिन का साया है और तुम वो उस घर में रहने आए हो। तो अंकित कहने लगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ प्लीज? 2 दिन से ट्रैवल करके मैं थक गया हूँ। सतीश कहने लगे, हाँ हाँ, जरूर आओ। और कहने लगे अपनी बेटी से, जरा बेटी इनके लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। तो वो कहने लगी, अभी लेके आए पिताजी। और अंकित कहने लगा, सर, मैंने भी अपने मम्मी पापा से सुना था इस बारे में। दरअसल ये घर मेरे दादाजी ने बनवाया था, लेकिन अब उस घर में अजीब अजीब सी हरकतें होती थी हर रोज। तब मेरे दादाजी 12 या 13 साल के थे और अचानक से बीमार रहने लग गए थे। पर दादाजी ने जब पता करवाया था तो उन्होंने यही बताया था कि उस घर में जिन का साया है और वे अगर बच्चों को बचाना चाहते हैं तो इस घर को छोड़कर चले जाओ। तो दादाजी जान बचाने के लिए वो घर छोड़ दिया था। तब से इस घर में कोई नहीं रहता था। सतीश बोला, तो बेटा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो अंकित कहने लगा कि मेरे मम्मी पापा की एक कार्य में एक्सीडेंटल डेथ हो गई, यानी वो एक्सीडेंट में मारे गए थे। 8 महीने पहले वहाँ हम किराए के मकान में रहते थे। उनके जाने के बाद से मैं अकेला रह गया था। पापा का बिजनेस सब खत्म हो गया
उनके बाद मुझे अगर समझ होती तो मैं संभाल लेता। मकान मालिक ने भी घर से जाने को कह दिया था। कोई रास्ता नहीं सूझा तो परदादा जी के इस मकान के बारे में ख्याल आ गया। मुझे बस रहने के लिए घर चाहिए था तो अपने खुद के घर से बेहतर कोई जगह नहीं लगी और बोलते बोलते अंकित रो पड़ा। सतीश जी कहने लगे, अरे बेटा तुम रो मत, समझ सकता हूँ मैं तुम्हारी हालत। बस अगर उस घर में रहने की ही है तो जरा संभल कर रहना, और रही बात सामान की तो तुम निश्चित होकर सामान यहाँ रख सकते हो। अंकित बोला, जी अंकल जी, वैसे तो इन सब बातों में मैं यकीन नहीं रखता, और जब किसी के साथ हम बुरा नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी कुछ बुरा नहीं होगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, आप प्लीज सामान को देख लीजिए। पुष्पा सामने खड़ी सब सुन रही थी। पुष्पा सतीश जी की पत्नी का नाम था, लेकिन जाने क्यों उसको अंकित कुछ अजीब सा लगा। पुष्पा कहने लगी, सुनिए जी, मुझे वो लड़का कुछ अजीब लग रहा है, मतलब सामान्य नहीं लग रहा। आपको उसका सामान रखने से मना कर देना चाहिए था। तो सतीश ने कहा, अरे भाई, वो बेचारा इतनी बड़ी मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, और एक तुम हो कि ये सब बोल रही हो। 2 दिन के बाद अंकित ने फिर दरवाजे खटखटाया और इस बार दरवाजा निशा ने खोला। अंकित कहने लगा, जी वो अंकल जी हैं घर पर? तो निशा कहने लगी, क्या काम है पापा से, और आप कौन हैं? तो वो कहने लगा कि मेरा नाम अंकित है, मेरा कुछ सामान यहाँ पर रखा हुआ है, मैं वही लेने आया हूँ। निशा ने कहा, अच्छा तो वो तुम हो जिनका सामान पापा ने मेरे रूम में रखा है। रुको, बुलाती हूँ मैं पापा को। तो वो दरवाजे से ही अपने पापा को पुकारने लगी, पापा कोई बाहर दरवाजे पर आया है। सतीश जी दरवाजे पर आए और कहने लगे, अरे अंकित, आओ आओ अंदर। बाहर क्यों खड़े हो? अंकित कहने लगा, बस अंकल जी, सामान लेने आया हूँ अपना। सतीश जी कहने लगे, घर की सेटिंग हो गई सारी? तो अंकित कहने लगा, हाँ जी अंकल जी, वो 2 दिन से वही काम चल रहा था। आपने तो देखा ही होगा, जो भी मरम्मत करवानी थी घर की सब हो गई है, बस अब बाहर से थोड़ा सा रह गया है। एक बार सारा सामान शिफ्ट कर लूं, उसके बाद बाहर का भी काम हो जाए। सतीश जी बोले, वो तो ठीक है, लेकिन अपना गुजर कैसे करोगे तुम? कोई जॉब वगैरह, यानी कि तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अंकित कहने लगा, जी अंकल जी, कल मेरे पापा के वकील का मेरे पास फोन आया था। उन्होंने बताया कि पापा ने मेरे नाम पर एक एफडी करवाई थी और हमारी फैक्ट्री को एक बहुत बड़ी कंपनी ने फाइनेंस करना चाहती है। क्योंकि पापा का नाम काफी मशहूर था तो पापा के नाम पर ही वो बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं 50% की पार्टनरशिप में, और वहाँ से इनकम तो आ ही जाएगी। लेकिन मेरी जो एफडी है उससे मैं यहीं पर एक बिजनेस करने की सोच रहा हूँ। सतीश जी ने कहा, अरे ये तो बहुत बढ़िया हुआ जो तुम्हारी फैक्ट्री बंद होने से बच गई और खुद का भी कुछ काम करने की सोच रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अंकित कहने लगा, अच्छा अंकल जी, अब मैं चलता हूँ। अंकित अपना सामान लेकर वहाँ से चला गया और सतीश जी ने दरवाजा बंद करके अंदर आ गए। तुरंत ही फिर दरवाजे की घंटी बजी। सतीश जी कहने लगे, अरे अब कौन आ गया? और जाकर दरवाजा खोला तो सामने मोहम्मद भाई खड़े हुए थे। तो मोहम्मद भाई कहने लगे, अरे सर जी, आज ड्यूटी पर नहीं गए? तो सतीश जी कहने लगे, नहीं यार, आज छुट्टी लिया हूँ, काफी दिन हो गए छुट्टी नहीं की। तो मोहम्मद भाई कहने लगे, बढ़िया है, मतलब सुबह की चाय आपके घर होगी। अब सतीश जी कहने लगे, ये भी कोई कहने की बात है? पुष्पा जरा 2 कप चाय और नाश्ता ले आना, मोहम्मद मियाँ आए हुए हैं। पुष्पा चाय और नाश्ता रखकर काम में लग गई। मोहम्मद भाई कहने लगे, सामने वाले घर में कोई रहने आया है ना? तो सतीश जी कहने लगे, हाँ अंकित नाम है उसका, बड़ा ही सुलझा हुआ लड़का है।
माँ बाप 8 महीने पहले ही चल बसे उसके, सतीश जी कह रहे थे। बाकी की सारी कहानी उन्हें सुना दी। तो बस इसलिए जब किराए के घर से निकाल दिया तो वापस अपने घर में आ गए। पूरी कहानी उन्होंने मोहम्मद भाई को सुनाई, क्योंकि इसके परदादा ने घर छोड़ दिया था बहुत पहले इसको। तो मोहम्मद भाई कहने लगे, लेकिन मुझे उसे देखकर ना जाने क्यों बहुत अलग सा महसूस होता है, जैसे वो हमसे बहुत अलग हो। ऐसा भी नहीं है कोई बुरा एहसास हुआ हो या कोई खतरे वाली बात हो, लेकिन फिर भी कुछ तो बात है उसमें, है ना भाई साहब? पुष्पा कहने लगी। मुझे भी ऐसा ही लगा उसे देखकर, लेकिन इन्हें तो मेरी बातें बेमतलब की लगती हैं। अंदर से पुष्पा बोलती हुई बाहर की तरफ आई। तो सतीश जी कहने लगे, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, बस उस घर को लेकर जो तुम्हारे मन में शक है उसकी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। मोहम्मद भाई बोले, हाँ ये भी हो सकता है। खैर छोड़ो, बस वो लड़का सलामत रहे। उधर अंकित के घर एक लड़की की फोटो हाथ में लिए खुद से ही वो बोलता है, किसने सोचा था तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी, और वो भी इस कदर की मेरी दुनिया के सारे असूल सारे कायदे तोड़कर मैं यूं इस घर में रहूंगा। हाँ रहता पहले भी था इस घर में, लेकिन एक कैदी की तरह। लेकिन तुमने मुझे आजाद किया। अगर तुम्हारे कमीज की बटन से वो पाक धागा नहीं टूटता तो मैं आज आजाद नहीं हुआ होता। अनजाने में ही सही, तुमने मुझे आजादी दिलवाई है मुझे, और इसके लिए मैं सारी उम्र तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। हाँ, लेकिन वादा करता हूँ कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। और जब एक जिन वादा करता है तो उसे पूरा भी करता है, हर कीमत पर। हाँ निशा, तुमसे मुझे प्यार हो गया है। मैंने जिन्नात की दुनिया के सारे नियमों से परे तुमसे मैंने प्यार किया है। मैं जानता हूँ एक इंसान और एक जिन का प्यार मुमकिन नहीं हो सकता, लेकिन इसे मुमकिन बनाकर साबित करना है मुझे भी। प्यार दो दिलों का मिलन है, मैं जानता हूँ। अब बस उस दिन का इंतजार करो जब इस तस्वीर की जगह तुम मेरे साथ होगी। जबरदस्ती नहीं करूँगा तुम्हें पाने के लिए, ना ही कोई जादू, अपनी मर्जी से अपनाऊंगा और तुम्हें अपनी मोहब्बत से, जो मेरी तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर। तुम्हें मैं अपना बना के रहूंगा। अंकित भले ही एक जिन था, लेकिन उसने कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि जब से वो आजाद हुआ था तब से लोगों की मदद ही की थी उसने। लेकिन उसे उस घर में कैद कर लिया गया था। अब निशा की वजह से वो फिर आजाद हो गया था। और कहा जाता है जब कोई जिन की मदद करता है तो जिन उसका कर्जदार बन जाता है, लेकिन कर्जदार के साथ साथ उसे मोहब्बत भी निशा से हो गई थी। अंकित को भी एक आम इंसान की तरह रहते रहते वहाँ 1 साल होने को आया था अब, और मोहल्ले में भी अब उसकी सभी से बनने लगी थी, सबसे जान पहचान होने लगी थी। सतीश और मोहम्मद भी अब उसे अपनी फैमिली की तरह लगता था और एक दूसरे घर में काफी आना जाना था। क्योंकि अंकित अकेला रहता था तो सब उसका ख्याल भी रखते थे। अब फैमिली में आना जाना था तो जाहिर सी बात है निशा और अंकित का एक दूसरे से मिलना जुलना बढ़ गया था। अंकित तो उसे मोहब्बत करता था, लेकिन शायद अब निशा भी करने लगी थी। निशा जिस उम्र में थी 17-18 साल, यह उम्र ही कुछ ऐसी होती है कि अपने आप ही वह आकर्षण वो महसूस करते हैं, और निशा के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। शुरुआत में तो निशा इतना पसंद नहीं करती थी उसे, लेकिन धीरे धीरे उसे वो पसंद आने लगा था। अंकित की हल्की नीली आंखें उसे बहुत पसंद थी। धीरे धीरे दोनों का प्यार गहरा होता जा रहा था। दोनों अब साथ ही रहते, घूमने जाते। जब भी निशा और उसकी फैमिली किसी भी मुसीबत में होते तो अंकित हमेशा उनकी मदद के लिए पहुंच जाता। निशा को कभी कभी अजीब लगता कि कैसे अंकित हर जगह मुसीबत से बचाने के लिए पहुंच जाता है। एक दिन अंकित ने निशा के परिवार के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। निशा की मम्मी पापा को वो पसंद तो था ही, तो उन्होंने मना नहीं किया उसे। लेकिन
अंकित बेटा, निशा, सतीश जी कहने लगे, अभी 18 साल की है, इतनी छोटी उम्र में हम शादी नहीं कर सकते। तो अंकित ने जवाब दिया था, कोई बात नहीं अंकल जी, आपने हाँ कर दी, यही काफी है, शादी जब आप चाहे तब कर देना। इसी बीच में निशा की माँ बोली थी, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं है, निशा की शादी ना सही तो सगाई तो कर ही सकते हैं। सतीश जी हामी भरते हुए कहने लगे, हाँ निशा की माँ सही कह रही हो, सगाई तो कर ही सकते हैं। एक काम करता हूँ, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवाकर सगाई की तारीख पक्की कर लेते हैं। उधर निशा भी यह सब सुन रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी। हफ्ते भर का मुहूर्त निकला सगाई के लिए। ज्यादा लोग नहीं आए थे सगाई में, आस पड़ोस के जो दोस्त थे वही शामिल हुए थे। मोहम्मद भाई भी अपनी फैमिली के साथ थे और सारी तैयारियां कराने में सतीश जी की मदद कर रहे थे। दोनों की सगाई बड़े अच्छे तरीके से हो गई। सभी बहुत खुश थे। सभी अपने अपने घरों को चले गए, बस निशा का परिवार और अंकित और मोहम्मद का परिवार वहां रुक गया। बातें करते करते कब 11:30 बज गए रात के, पता नहीं चला। अचानक से अंकित सामने लगे आईने में खुद को देखता है तो उसकी आंखें चमक रही होती हैं। उसे याद आता है कि आज पूरे चांद की रात है, यानी कि पूर्णिमा की रात है। और जिस दिन पूरे चांद की रात होती है तो जिन्नों की शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। और आधी रात यानी 12 बजे जिन्नों को कुछ समय के लिए अपने असली रूप में रहना पड़ता है। 11:30 तो बज ही चुके थे। वो बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। लेकिन उसके अलावा कोई और भी था जो उसकी चमकती हुई आंखें जिसने देख ली थी। निशा की माँ ने, वो भी अंकित के पीछे पीछे चल पड़ी। किसी का भी ध्यान इन दोनों की तरफ नहीं था। अंकित घर के अंदर जाते ही अपने घर को बंद कर लेता है और सारे पर्दे भी बंद कर देता है, लेकिन एक वो कोने से उठा हुआ रह जाता है। ठीक 12 बजे जब अंकित अपने असली रूप में आता है तो निशा की माँ उसे देख लेती है। उसका ये रूप देखकर वो जोर से चिल्लाती है और बेहोश होकर गिर पड़ती है। उसकी आवाज सुनकर आस पड़ोस के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सतीश जी और मोहम्मद और बाकी लोग भी बाहर निकलकर आ जाते हैं और देखते हैं कि निशा की माँ बेहोश नीचे पड़ी होती है और अंकित पास में बैठाकर उस पर पानी छिड़क रहा होता है। अंकित, क्या हुआ पुष्पा को? सतीश ने पुष्पा के पास बैठते हुए बोला तो अंकित कहने लगा, पता नहीं अंकल जी, मैं तो बस बाहर आया था, एक कॉल जो अर्जेंट आ गई थी उसे सुनने के लिए। अचानक से मुझे चीखने की आवाज सुनाई दी और यहाँ आकर देखा तो आंटी जी बेहोश नीचे गिरी हुई थी। सतीश और अंकित पुष्पा को उठाकर उसे अंकित के घर के अंदर ले गए और डॉक्टर को भी बुला लिया। डॉक्टर ने कहा, देखिए ये किसी शॉक की वजह से बेहोश हुई है, चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन है ताकि इनके दिमाग को रेस्ट मिल सके और इन्हें सुबह तक होश आ जाएगा। बाकी सब भी वहाँ रुक जाते हैं। सुबह में पुष्पा को होश आ जाता है तो निशा अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहती है, मम्मी अब आप ठीक हो। और बाकी सब लोग भी पुष्पा के पास आकर बैठ जाते हैं। सतीश जी कहते हैं, ठीक हो ना तुम? क्या हुआ था कल तुम्हें? अचानक से बेहोश कैसे हो गई? पुष्पा डरी हुई से अंकित की ओर देखी और जैसे ही कुछ बताने की होती है, अंकित अपने जादू से पुष्पा की कल रात की सारी यादें मिटा देता है। उसे कुछ याद नहीं रहता कि कल उसने अंकित को जिन बनते हुए देखा था या उसकी आंखें चमकती हुई देखी थी। तो सतीश जी पूछते हैं, बताओ तो क्या हुआ था? तो वो कहती है, पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। हम सभी बातें कर रहे थे बैठकर और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तो सतीश जी कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम ज्यादा जोर दिमाग पर मत डालो, आराम करो। उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है फिर से और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही 2 साल और बीत जाते हैं और अंकित की पहचान अभी तक सबसे छुपी हुई थी। लेकिन
एक दिन मोहम्मद के घर एक बाबा आते हैं, देखने में एकदम शांत, रूहानी चेहरा। मोहम्मद सतीश और उसके परिवार को भी बुलाते हैं बाबा से मिलवाने के लिए, और अंकित को भी। मोहम्मद कहते हैं, सतीश भाई, ये बाबा हमारे गांव के रहने वाले हैं और एक बहुत ही पुरानी दरगाह है हमारे गांव में पीर बाबा की। वर्षों से वहीं पर रहकर पीर बाबा की सेवा करते हैं। पता है, जब हम लोग छोटे थे और गांव में रहते थे तो हम बाबा से मिलने मजार पर जाया करते थे और देर तक बातें किया करते थे। यहाँ किसी काम से आए थे तो बाबा मुझसे मिलने आ गए। सोचा आपसे भी मुलाकात करवा दूं। सभी ने बाबा को प्रणाम किया। मोहम्मद भाई कहने लगे, अंकित नहीं आया अभी तक, उसे भी मिलवा देता बाबा से। सतीश कहने लगे, बस आता ही होगा, उसे फोन करके बता तो दिया था, लो आ गया। सतीश ने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। अंकित जैसे ही अंदर आया तो बाबा को देखकर परेशान हो गया और बाबा भी उसे देखकर पहचान लेते हैं कि वो कोई इंसान नहीं, जिन है। बाबा, यह अंकित है, सतीश भाई का होने वाला दामाद। मोहम्मद ने अंकित की पहचान बाबा से कराई। अंकित बाबा को घूर कर देखता है और घर से बाहर जाने लगता है तो बाबा उसको रोक लेते हैं और कहते हैं, रुको तुम। बाबा की आवाज में थोड़ा गुस्सा था। सभी बाबा को इस तरह गुस्से में देखकर थोड़ा परेशान हो जाते हैं। मोहम्मद भाई पूछता है, क्या हुआ बाबा? तो बाबा कहते हैं, कुछ नहीं, तुम सब यहाँ से जाओ, मुझे इस लड़के से बात करनी है, अकेले में। मोहम्मद भाई कहने लगे, लेकिन बाबा। तो बाबा कहने लगे, कहा ना, सभी बाहर जाओ और जब तक मैं ना कहूँ कोई अंदर नहीं आएगा। सभी बाहर चले जाते हैं। अब घर के अंदर सिर्फ बाबा और अंकित रह जाते हैं। बाबा कहते हैं, तू इन इंसानों के बीच में क्या कर रहा है? देख, मैं जानता हूँ तू एक जिन है, इंसान नहीं। बता, क्या मकसद है तेरा? और मोहम्मद भाई ने बताया मुझे, तू उस लड़की से शादी करने वाला है। जानता है ना, तू एक जिन और इंसान का मिलन होने का क्या मतलब है? अंकित कहने लगा, बाबा, मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं तो प्यार करता हूँ उस लड़की से। पिछले 13 सालों से उस घर में कैद था। मैं बिना किसी गलती के आज तक मैंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, फिर भी मुझे वहाँ कैद कर दिया गया। इस लड़की ने मुझे आजाद करवाया, उसका कर्जदार हूँ मैं और हमेशा उसके साथ रहने और उसकी हिफाजत करने का वादा कर चुका हूँ खुद से। और आप भी जानते हैं कि एक जिन कभी अपना वादा अधूरा नहीं छोड़ता। बाबा कहने लगे, देख, मैं जानता हूँ तू एक नेक दिल जिन है, इसलिए तेरे से बात कर रहा हूँ, वरना अभी तक तुझे राख कर चुका होता। चला जा यहाँ से। तू जानता नहीं है, एक इंसान और एक जिन का मिलन अल्लाह के बनाए नियमों के खिलाफ है। अंकित कहने लगा, बाबा, आप चाहो तो मुझे अभी राख में मिला दो, लेकिन उस लड़की को मैं नहीं छोड़ सकता। उसकी हिफाजत का वादा किया है मैंने और उससे भी बहुत ज्यादा प्यार किया है मैंने। जानता हूँ जिन्नों की दुनिया के नियम होते हैं, मुझे यह इजाजत नहीं देते, लेकिन जो भी सजा होगी मुझे मंजूर है। उस लड़की को कुछ नहीं होने दूंगा, यह वादा करता हूँ, और न ही कभी किसी को नुकसान पहुँचाऊंगा। यह एक जिन का वादा है। बाबा कहने लगे, ठीक है, मुझे तेरी बातों में सच्चाई नजर आती है, लेकिन तेरे मिलन से अगर उस लड़की की कोख भरी तो तू जानता है तेरी औलाद उसकी कोख में ही तेरी सच्चाई बयां कर देगी सबके सामने। तब मैं भी तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा, इसलिए समय है, चला जा। अंकित कहने लगा, चला जाऊंगा। अगर मेरी सच्चाई जानने के बाद निशा मुझे अपनाने से मना कर देगी तो हम हमेशा के लिए चला जाऊंगा, लेकिन इस वक्त नहीं। लेकिन आप वादा करो बाबा, आप मेरी सच्चाई किसी से नहीं कहोगे। तो बाबा कहते हैं कि ठीक है, मैं तेरी सच्चाई किसी को नहीं बताऊंगा, और अगर सच में शादी करना चाहता है तो उस लड़की से तो 10 दिन के अंदर कर ले, और
10 दिन के बाद अगले 15 दिनों तक उस लड़की के करीब नहीं जाएगा। 16वें दिन जब पूरे चांद की रात होगी, तब तू अपने असली रूप में ही उस लड़की से मिलन करेगा। इससे तेरे अंदर की जादू ताकत का एक हिस्सा उस लड़की में समा जाएगा और उसमें भी इतनी ताकत आ जाएगी कि तेरी संतान को अपने अंदर धारण कर सके। अगर ये सब कर सका तो तेरा बच्चा 9 महीने में ही जन्म लेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक इंसान का बच्चा जन्म लेता है। और उसमें जिन के गुण नहीं बल्कि इंसान के गुण आएंगे। उसके बाद कोई तेरी सच्चाई नहीं जान पाएगा। लेकिन अगर आज जो मैंने तुझसे कहा है वो तू नहीं कर पाया तो तेरी औलाद में वही शक्तियाँ आ जाएंगी जो एक जिन के अंदर होती हैं और वो जल्दी से बढ़ने लगेगा और 9 महीने की जगह 5 महीने में ही इस दुनिया में आ जाएगा। ख्याल रखना, आज से 25 दिन बाद पूरे चांद की रात में ही मिलन होना चाहिए। ये पूरा चांद 11 सालों में एक बार आता है। इस बार गया तो अगले 11 सालों के बाद आएगा। अगर जिंदगी भर उस लड़की के साथ रहना चाहता है बिना खुद की सच्चाई सामने लाए तो यही वक्त है। उधर बाहर सभी परेशान हुए खड़े खड़े थे कि बाबा ने अंकित को क्यों बुलाया होगा। अकेले में ऐसी क्या बात हो गई जो बाबा अकेले में अंकित से बातें कर रहे हैं। बाबा ने थोड़ी देर बाद सभी को अंदर बुलाया। इससे पहले कि कोई कुछ पूछता, वे खुद ही कहते हैं, अंकित एक बहुत अच्छा लड़का है, बस मुझे इसके आसपास किसी अनजान ताकत का आभास हुआ था, इसलिए इसकी नजर उतारने के लिए अकेले में रहने को कहा था। और अगर मैं ये तुम सबको पहले बता देता तो नजर उतारने से वह ताकत मतलब रुकावट आ जाती, इसलिए ये बिना रोके टोके करना था, किसी को पता ना चले। सभी बाबा की बात मान गए और हाँ, अगर हो सके तो बाबा कहने लगे, इन दोनों बच्चों की शादी जल्दी करवा दे इन 10 दिनों के अंदर, और तो बहुत अच्छा होगा। इतना कहकर बाबा वहाँ से चले गए। ऐसे कैसे, सतीश जी झल्लाते हुए बोले, ऐसे कैसे 10 दिनों में शादी कर दें हम निशा के अंकित के साथ। और बाबा भी बस बोलकर चले गए कि शादी करवा दो 10 दिनों में। लेकिन मोहम्मद भाई कहने लगे, सतीश भाई व बाबा बहुत ज्यादा जानने वाले हैं, उनकी शक्तियों को हमने खुद देखा है, कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते। अगर बोलकर गए हैं तो कुछ सोच कर ही कहा होगा। तो जो मोहम्मद भाई सतीश भाई को समझाने लगे। सतीश जी कहने लगे, लेकिन अभी निशा 19 की है और इतनी जल्दी शादी मुझे नहीं लगता अभी वह तैयार होगी शादी के लिए, अभी तो बहुत छोटी है। पुष्पा कहने लगी, एक बार उसी से बात करके देख लेते हैं क्या कहती है। वैसे भी शादी अब करें या 2 साल बाद, करनी तो अंकित से ही है, और बाबा ने अगर बोला है तो कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। मोहम्मद भाई कहने लगे, हाँ सतीश भाई, बाबा सच में कोई बात ऐसे ही नहीं कहते, बाकी आपकी सबकी मर्जी। सतीश जी कहने लगे, तुम्हें क्या लगता है अंकित? अंकित कहने लगा, अंकल जी, जैसा आप सब तय करेंगे मुझे तो वही मंजूर होगा। बाकी अगर आप निशा की आगे की पढ़ाई की चिंता कर रहे हैं तो उसके लिए मैं शादी के बाद भी मना नहीं करूंगा, और मेरा काम भी इतना तो अच्छे से चल पड़ा है कि उसकी पढ़ाई और बाकी की जरूरतें पूरी कर सकता हूँ। अगर आपकी और निशा की मर्जी हो तो ही आप शादी के लिए सोचिएगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अंकित ने कहने को तो कह दिया था, लेकिन चाहता तो वो भी यही था कि इन 10 दिनों में शादी हो जाए। मोहम्मद भाई सतीश भाई से कह रहे थे, सतीश भाई क्या सोच रहे हो, शादी अब करो या 10 दिन बाद या 2 साल बाद करनी तो है ही। और बाबा ने कुछ अच्छा सोचकर ही बोला होगा, और वैसे भी निशा कौन सा दूर जा रही है, सामने वाले घर में ही तो जा रही है। सतीश जी ने कहा, कह तो तुम ठीक रहे हो, एक बार निशा से भी पूछ लेते हैं। निशा बेटा तुम बताओ तुम्हारी क्या मर्जी है? निशा कहने लगी, मैं क्या बोलूं पापा, जैसा आप सबको सही लगता है आप वैसा ही करिए। लेकिन मन ही मन वह भी यही चाह रही थी कि जल्दी से उसकी शादी हो जाए। आखिर कब तक वह अंकित से दूर रहती, और अब तो शादी के बाद भी वह बस बेताब हो रही थी कब उसकी शादी अंकित से हो और दोनों साथ में रहें। सतीश जी कहने लगे,
ठीक है, अगर तुम सबको सही लगता है तो, लेकिन जब तक मैं हमारे पंडित जी से बात नहीं करता तब तक कुछ नहीं होगा। सतीश जी फोन मिलाते हैं और अपने पंडित जी को सारी बात बताते हैं। फोन पर सतीश जी कहते हैं, बताइए पंडित जी, तो अब क्या किया जाए? पंडित जी कहते हैं, तुम परेशान ना हो, बाबा जी काफी ज्ञानी होंगे, तभी उन्होंने जो 10 दिन के लिए बोला होगा। दरअसल अब से आने वाले 10 दिन बहुत ही शुभ हैं। इन 10 दिनों का ऐसा संयोग बन रहा है कि जो सालों में एक बार ही आता है, और इन 10 दिनों में किसी भी दिन अगर कोई शादी करता है तो उसकी जिंदगी में हमेशा खुशियों भरी रहेंगी। सतीश जी कहते हैं, लेकिन निशा तो अभी 19 साल की है। पंडित जी कहते हैं, देखो बेटा, शादी कब होगी वो हमारे हाथ में तो नहीं है, सब ऊपर वाले के हाथ में है। और निशा की कुंडली में भी लगन का योग कम उम्र का है, और वैसे भी इन 10 दिनों का इतना शुभ योग आगे आने वाले 12 साल के बाद ही बनेगा। मैं तो कहता हूँ शादी करवा दो, बाकी तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम्हें सही लगे। सतीश जी कहने लगे, ठीक है पंडित जी, नमस्ते। और उधर घर में पुष्पा कहने लगी, सुनो जी क्या कहा पंडित जी ने? सतीश जी कहने लगे, वो भी यही कह रहे हैं कि सालों बाद यह मुहूर्त आया है, आने वाले 10 दिनों में अगर शादी हो जाएगी तो बहुत ही शुभ होगा। मोहम्मद भाई कहने लगे, देखा भाई, कहा था ना मैंने, बाबा कुछ भी बिना मतलब नहीं कहते, तो तैयारियां शुरू करो शादी की। सतीश जी कहने लगे, हाँ भाईजान, मैं यूं ही परेशान हुआ जा रहा था, और वैसे भी हमारी बेटी कहाँ दूर जा रही है, सामने वाले घर में ही तो जाना है। बस भावुक होते हुए सतीश जी निशा के सिर पर हाथ फेरते हैं। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि उसकी शादी हो रही है और पता भी नहीं चला। निशा अपने पापा के गले लग जाती है और सभी भावुक हो जाते हैं। सभी की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के सामने अंकित भी ने भी राहत की सांस ली। आखिर जो चाहता था वही होने जा रहा था। उसे उसकी मोहब्बत मिलने वाली थी। निशा अंकित की तरफ देखती है और अंकित उसकी तरफ। दोनों ही आंखों में खुशी की भरी चमक होती है। दोनों ही बहुत खुश थे। आखिर हो क्यों ना ये चमक दोनों ने अब तक एक दूसरे के होने की दिख रही थी। दोनों की शादी हो रही थी। दोनों बहुत खुश थे। अंकित निशा को इशारे से बुलाता है और ऊपर वाले कमरे में चला जाता है। निशा अभी सबसे नजरें चुराकर अंकित के पीछे पीछे चली जाती है। नीचे सब शादी की तैयारियों में लगे थे। ऊपर निशा, अंकित दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। निशा अंकित को देखकर एकदम शर्मा जाती है और अपना चेहरा मोड़ लेती है। अंकित उसके पास जाता है और उसे पीछे से बोलता है, अरे निशा, यहाँ ये तुम इतना मुझसे क्यों शर्मा रही हो? निशा कहने लगी, क्योंकि अब हम पति पत्नी बनने जा रहे हैं। अंकित कहने लगा, तुम नहीं जानती निशा, कब से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। मेरा बस चलता तो कब की तुमसे शादी कर ली होती। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे मैं। तुम नहीं जानती हो कि अपनी दुनिया के सारे नियम, सारे असूल, सारे कायदे तोड़कर मैंने तुमसे प्यार किया है। निशा कहने लगी, अपनी दुनिया के नियम मतलब एलियन हो तुम। और निशा हंस दी। अंकित ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत खूबसूरत लगती हो हंसती हुई। और इतना कहकर निशा जो शर्मा गई और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। तभी अचानक निशा ने अंकित को धकेलकर पीछे कर दिया। अंकित कहने लगा, अरे भाई, क्या हुआ? इतनी जोर से मुझे धक्का क्यों दे दिया? निशा कहने लगी, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी आंखें क्यों चमक रही थी? निशा की आवाज में घबराहट होती है। निशा की बात सुनकर अंकित को याद आता है कि बाबा ने कहा था कि पूरे चांद की रात से पहले मैं और निशा करीब नहीं जा सकते। अरे तुमने तो नोटिस किया क्या? तुम्हें बताने ही वाला था। मैंने अपनी आंखों के लिए लेंस लिए थे। मैंने नए तो पहनकर चेक कर रहा था। नए लिए थे। मुझे भी लगा कि लेंस कुछ ज्यादा ही चमक रहे हैं, लेकिन इग्नोर कर दिया था। लेकिन तुमने भी यह चमकते हुए देख लिए। बाकी बात की बात है, मैंने तो उन्हें पहनकर देखा था।
अगर किसी एंगल से जो लाइट आंखों में पड़ती है तो अक्सर लेंस में साइन जैसा कुछ लगता है, तो वह निशा को तरह तरह से समझाने लगा। निशा का ध्यान हटाने के लिए अंकित ने कहानी बनाकर उसे सुना दी और निशा उसकी बातों में आ भी गई। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई और देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जिस दिन शादी की तारीख पक्की हुई थी। अंकित मंडप पर निशा का इंतजार कर रहा था। निशा भी मंडप पर आती है, लाल जोड़े में तैयार हुई। निशा ऐसी लग रही थी मानो चांद का टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। उसकी माँ तो बलाए लेते हुए नहीं थक रही थी, उसके पापा तो बस नम आंखों से अपनी बेटी को निहारे जा रहे। निशा आकर मंडप में अंकित के पास बैठ जाती है। दोनों की शादी की सारी रस्में, सारे रिवाजों से जो शादी संपन्न हो जाती है, विदाई का समय आता है और निशा की माँ, पापा, मोहम्मद भाई और उसका परिवार सभी नम आंखों से को विदाई करते हैं। चाहे सामने के घर में ही जा रही थी निशा, लेकिन बेटी की विदाई तो आंखें नम कर ही देती है। विदाई के बाद निशा और अंकित अपने घर में चले जाते हैं। उधर अंकित के घर दोनों अंदर जाते हैं। रात को निशा अपने कमरे में बैठी हुई थी और बहुत नर्वस हो रही थी। निशा सोचने लगी, आज वेडिंग नाइट है, बस थोड़ा सा रिलैक्स कर लो और फिर शांत हो जा। निशा अपने आप से ही बातें कर रही थी कि वो क्यों इतना नर्वस हो रही है। उसे तो खुश होना चाहिए कि उसकी पसंद से शादी हुई है। तभी अंकित भी कमरे में आता है और निशा अंकित को देखकर फिर नर्वस होने लगती है। तो अंकित कहता है कि तुम सारी रस्में और विवाह की तैयारियों में थक गई हो, इसलिए तुम थोड़ा आराम कर लो और सो जाओ और मैं भी चेंज कर लेता हूँ। अंकित निशा को देखकर बोलता है और उसका माथा चूमकर उसे चेंज करने के लिए चला जाता है। जब बाहर आता है तो अंकित कहता है, अरे निशा, तुमने अभी तक चेंज नहीं किया। निशा कहती है, वो क्या है कि सारा सामान तो मम्मी वाले घर में है, कुछ भी नहीं है पहनने को। अंकित कहता है कि अच्छा, सॉरी, मैं तो भूल ही गया। यहाँ भी कुछ नहीं है। हम 2 महीने पहले मैंने एक नाइट ड्रेस देखी थी, मुझे पसंद आई तो मैं ले आया तुम्हारे लिए। लेकिन निशा कहती है, लेकिन क्या? अंकित कहता है, वो थोड़ी मतलब थोड़ी नहीं, काफी है, तुम खुद ही देख लो। अंकित नाइट ड्रेस लेकर आता है। निशा कहती है, यह क्या है? ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो हम एक है ना। ये बोलकर निशा नाइट ड्रेस पहनने चली जाती है। जब वो बाहर आती है तो अंकित उसकी तरफ देखकर उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और निशा भी उस आकर्षण को महसूस करती है। दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और अंकित जैसे उसके करीब जाने को होता, उसे बाबा की कही हुई बात याद आ जाती है और वो पीछे हट जाता है। निशा कहती है, क्या हुआ अंकित ऐसे अचानक? अंकित कहता है, कुछ नहीं, बस एक बार मेरी माँ पापा से बात कर रही थी तो मैंने सुन लिया था। हमारे घर की एक रस्म है कि शादी के 15 दिनों तक दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के करीब नहीं जा सकते। निशा कहती है, ये कैसी रस्म है? मैंने तो आज तक नहीं सुनी। अंकित कहता है, मुझे भी क्या पता था, इन सब का मैंने भी माँ से ही सुना था। यह इसलिए की जाती है ताकि लड़की और लड़के की आने वाली संतान किसी भी तरह की बुरी शक्तियों से बच सके, बाकी तुम कहो तो। निशा कहती है, नहीं नहीं, मैं अपनी माँ से भी मैंने सुना है कि कुछ बात तो होगी ही जब तुमने अपनी माँ से सुना, लेकिन मेरी मम्मी भी बातें करती है, लेकिन कभी मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी माँ ने कहा है तो ये भी रस्म होती होगी। एक परिवार की अपनी, हर परिवार की अपनी अपनी अलग रस्में होती हैं। कोई बात नहीं, 15 दिनों में की बात है, अपनी वेडिंग नाइट तो 15 दिनों बाद भी, कहते हुए निशा खुश हो गई और मुस्कुराने लगी। अंकित निशा को इस तरह शर्माता देखकर उसे गले से लगा लेता है और कहता, अभी तुम सो जाओ, तुम काफी देर से थक गई हो और जगी हो। वैसे भी कब मेरा इरादा बदल जाए और 15 दिन का वेट करने का इरादा बदल दूं, कहते हुए निशा को छेड़ता है।
फिर वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर जोर से हंसने लगते हैं। आधी रात गुजर जाती है क्योंकि अंकित एक जिन है और कहते हैं कि जिन रात के टाइम नमाज अदा करते हैं। अंकित को भी रात को 12 बजे के बाद रोज की तरह नमाज अदा करने के लिए दूसरे कमरे में वह चला जाता है। इधर निशा की भी नींद खुल जाती है एकदम से और वह देखती है कि अंकित कमरे में नहीं है। उसे कुछ आवाज सुनाई दे रही होती है कमरे के बाहर की तरफ से, तो वो उठकर अंकित को खोजते हुए बाहर की तरफ जाती है और ध्यान से सुनती है तो पता चलता है आवाज दूसरे कमरे से आ रही होती है। उसे थोड़ा डर भी लगता है और उस आवाज से, लेकिन वह उस कमरे की तरफ चली ही जाती है। तभी वह कहती है, अंकित तुम हो क्या अंदर? वो बाहर से पूछती है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिलता तो वो हिम्मत करके जैसे ही कमरे के अंदर जाने को होती है, कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख देता है। निशा बहुत घबरा जाती है और बिना मोड़े ही जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, भूत भूत। निशा क्या हुआ? निशा कौन सा भूत? क्यों चिल्ला रही हो तुम? जब निशा ये सुनती है तो उसे एहसास होता है कि कोई भूत नहीं बल्कि अंकित उसके पीछे है। वो पीछे मुड़कर देखती है और अंकित को अपने सामने देखकर उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। और निशा कहती है, अंकित तुम कहाँ चले गए थे? मैं कितना डर गई थी। रोते हुए निशा अंकित से जो शिकायत करती है, अंकित कहता, अरे बाबा यही तो था किचन में, भूख लग रही थी तो कुछ खाने आ गया था, लेकिन तुम कब जागी? उस कमरे की तरफ क्यों जा रही थी? निशा कहने लगी, मुझे उस कमरे से कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी, मुझे लगा कि तुम हो इसलिए। अंकित कहने लगा, तुम भी ना पूरी तरह पागल हो गई हो, कोई नहीं उस कमरे में। चलो अब जाकर अपने रूम में सो जाओ, कोई नहीं है उस कमरे में। निशा कमरे की तरफ चली जाती है और अंकित भी कमरे को बंद करके राहत की सांस लेता है। आखिरकार धीरे धीरे 15 दिन का समय गुजर जाता है और आज पूरे चांद की रात भी आ जाती है, तो फिर 15 दिन पूरे हो गए। अब तो निशा अंकित को कहती है, हाँ, तो अंकित निशा को छेड़ते हुए बोलता है, तो कुछ नहीं। निशा नाराज होती हुई आवाज में बोलती है। अंकित कहता है, अभी 4 घंटे बाकी हैं, उस रस्म को पूरा करने के लिए हम आधी रात को ही करीब आ सकते हैं। निशा अंकित से कहती है, अब कितना इंतजार, तुम जानते हो कितना मुश्किल है। तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारे करीब नहीं आ सकती। अंकित कहता है, आधी रात होने दो, फिर मैं और तुम हम हो जाएंगे। आधी रात होती है और दोनों का मिलन का समय आता है। अंकित कहता है, निशा तुमसे मुझे कुछ कहना चाहता हूँ, एक सच है जो तुम्हें बताना चाहता हूँ। निशा कहती है, हाँ बोलो। अंकित कहता, पहले तुम वादा करो, तुम मेरा सच जानने के बाद भी मुझसे कभी नफरत नहीं करोगी। निशा कहती है, हाँ बाबा बोलो तो सही। अंकित कहता, तो सुनो, मैं तुम्हें धोखे में रखकर अपना नहीं बनाना चाहता था, इसलिए आज मैं तुम्हें सब बता दूंगा। मैं एक इंसान नहीं, एक जिन हूँ। मेरी और तुम्हारी संतान कहीं जिन की शक्तियों के साथ पैदा ना हो, इसलिए आज के दिन का इंतजार किया मैंने। पूरे चांद की रात को अगर मैं अपने असली रूप में तुमसे मिलन करता हूँ तो हमारी संतान एक आम बच्चे की तरह जन्म लेगी, नहीं तो वो भी एक जिन पैदा होती। मैं चाहता हूँ तुम्हें जादू से अपने बस में कर ये सब कर सकता था, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत की है, मेरा प्यार सच्चा है तुमसे, और तुम्हें सच बताए बिना तुम्हें मैं हासिल नहीं करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ तुम मुझे इस सच्चाई के साथ अपना पाओगी और मेरे प्यार को कबूल करोगी, यही मेरी सच्चाई है। निशा अंकित की बातें सुनकर जोर जोर से हंस पड़ी और कहती है, तुम्हें मैं ही मिली थी ऐसा मजाक करने को, ये जिन बिन कुछ नहीं होते। क्या तुम भी जो कुछ भी नया लेकर आ जाते हो मुझे तंग करने के लिए? निशा का इतना बोलते ही अंकित अपने असली रूप में आ जाता है। निशा की जो हंसी थी वो डर में बदल जाती है। निशा जोर से चिल्लाकर बेहोश हो जाती है।
निशा बेहोश पड़ी होती है और अंकित रात भर उसका हाथ पकड़कर उसके पास बैठा रहता है। पूरे चांद की रात भी निकल जाती है, लेकिन अंकित को इससे ज्यादा निशा की फिक्र होती है। निशा को होश आता है। जैसे ही वो अंकित को देखती है तो डर जाती है और कहती है, दूर रहो तुम मुझसे। निशा अंकित को गुस्से में कहने लगती है। थोड़ी देर चुप रहकर वो फिर बोलती है, तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरे प्यार के साथ तुमने खिलवाड़ किया है, इसलिए दूर हो जाओ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अंकित कहता, मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, तुम्हें दुख पहुँचाया है, तुम्हारा गुनहगार हूँ मैं, तुम जो भी सजा दोगी सब कबूल होगी मुझे। निशा कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी सच्चाई ये होगी। तुम एक इंसान नहीं, एक जिन हो और मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ और तुमसे सारे रिश्ते खत्म। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम्हारी सारी सच्चाई मैं सबको बता दूंगी, फिर देखती हूँ कैसे बचोगे तुम। निशा उठकर जाती है तो अंकित उसका हाथ पकड़ लेता है। अंकित निशा से कहता है, निशा प्लीज ऐसा मत करो, माना मैं तुम जैसा नहीं हूँ, लेकिन मेरे जज्बा और मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा है। भले ही तुम मेरी सच्चाई बता दो सबको, लेकिन मुझसे नफरत ना करो। तुम नहीं जानती, अपने जिन्नों की दुनिया के असूल तोड़कर आया हूँ मैं तुम्हारे पास, तुम्हारी हिफाजत के लिए। निशा कहती है, बस करो, और कितना झूठ बोलोगे तुम, तुम्हारा तो अस्तित्व ही झूठा है, तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आना जरूरी है। अंकित कहता है, ठीक है, जाना है तो जाओ, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो। अगर सच में मैं इतना बड़ा बुरा होता था तो उस दिन जब मोहम्मद चाचा के घर वो बाबा आए थे, तब उन्होंने मेरी सच्चाई तुम सबको क्यों नहीं बताई? निशा कहने लगी, कहना क्या चाहते हो तुम? अंकित कहने लगा, यही कि जैसे तुम इंसानों में कुछ अच्छे तो कुछ बुरे होते हैं, वैसे ही हम जिन्नों की दुनिया में भी कुछ अच्छी रूह के जिन होते हैं तो कुछ शैतानी रूह के। अगर मैं शैतानी रूह का होता तो वो बाबा मुझे उसी वक्त राख कर देते। उन्हें मेरी सच्चाई मुझ में देखी और उन्हें पता लग गया, इसलिए उन्होंने मुझे अकेले में रुकने को कहा था। एक जिन कभी भी अल्लाह के बंदे के सामने झूठ नहीं बोलता, चाहे वो नेक रूह हो या बुरा। इसलिए मैं भी बाबा के सामने झूठ नहीं बोल सकता था। अगर मेरे अंदर जरा भी बुराई होती तो क्या वो ये कहते कि हमारी शादी 10 दिनों में कर दो? वो तो मुझे दुआ देकर गए थे, और अगर मुझे कुछ बुरा ही करना होता तो अब तक बहुत बुरा कर चुका होता, लेकिन नहीं, तुमसे प्यार किया है मैंने। तुम्हारे लिए मुझे अगर जिन्नों की दुनिया के सबसे खतरनाक जहन्नुम की आग में भी जलना पड़े तो वो भी मैं करूँगा, लेकिन यूं नफरत करके खुद से अलग ना करो मुझे। जानता हूँ मैं, शायद मुझ पर यकीन नहीं हो रहा होगा तुम्हें, क्योंकि सच्चाई मैंने तुमसे छिपाई थी। मैंने तुमसे अपने जिन होने की सच्चाई छिपाई है। हाँ, मैं एक जिन हूँ और लेकिन अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। मैंने तुम चाहो तो सबको बता दो, ये सब मंजूर है, लेकिन एक बार यहाँ से जाने से पहले सोचना, क्या सच में मैंने कोई गुनाह किया है तुमसे मोहब्बत करके? क्या एक जिन का एक इंसान से मोहब्बत करना सच में एक गुनाह है? अगर है तो तुम आजाद हो हर रिश्ते से, हर वादे से, कहते हुए अंकित रोने लगा और अपने घुटनों के बल बैठ गया। अंकित की आंखों से आंसू बह रहे थे। निशा ये सब सुन रही थी। उसकी नजर सिर्फ अंकित की नम आंखों पर होती है। वो उन आंखों में सच्चाई के सिवाय कुछ नजर नहीं आता। निशा को पता था कि अब उसे क्या करना है। निशा भाग कर जाती है और अंकित के गले लग जाती है और कहती है, तुम्हें क्या लगा मैं इस बात से नाराज हो रही हूँ कि तुम एक जिन हो? नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि तुमने मुझसे अपनी सच्चाई छिपाई। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम जिन हो या एक इंसान, लेकिन कल जब तुम एक जिन के रूप में मेरे सामने आए थे तो मैं डर गई थी और सोचने समझने की हालत में नहीं थी। लेकिन अब तुम्हारी बातें सुनने के बाद मैं सच कह रही हूँ, तुमसे अच्छा पार्टनर मुझे नहीं मिल सकता। मैं भी तो तुम्हें चाहती हूँ। कल रात को मुझे हासिल कर आप अपनी सारी उम्र
अपने जिन होने का राज मुझसे छुपा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। प्यार होता है, चाहे एक जिन हो चाहे एक इंसान, मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अंकित निशा की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। अंकित के मन में एक बहुत बड़ा बोझ मन से उतर जाता है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और नए रिश्ते की कहानी शुरू करते हैं बिना किसी झूठ। अगले दिन अंकित निशा को एक एनवेलोप खोलने को देता है तो निशा कहती है, इसमें क्या है? अंकित कहता, खुद देख लो। निशा एनवेलोप खोलती है तो उसमें 2 टिकट होती हैं और कहती है, काहे के टिकट है? निशा अंकित से पूछते हैं तो अंकित कहता है, ये हमारे हनीमून की। तो निशा कहती है, अच्छा हम घूमने जाएंगे, और वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। अंकित कहता है कि हम जर्मनी जाएंगे। निशा कहती है, लेकिन उसमें तो बहुत खर्चा हो जाएगा ना। तब अंकित कहता है, तुम भूल गई, तुम्हारा पति एक जिन है और उसके पास एक पावर है तुम्हारे पति के पास। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? तो निशा कहती है, अच्छा, और अपने मुंह से गलती से यह बात मत कहना कि तुम कौन हो, किसी ने सुन लिया तो तुम जानते हो, और मैं किसी भी हालत में तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। अंकित कहता, अरे बाबा सॉरी, अब नहीं बोलूंगा ऐसा कुछ भी। और वो उससे वादा करता है और निशा कहती है कि हाँ ठीक है, लेकिन हम जर्मनी नहीं जाएंगे बल्कि शिमला जाएंगे। मेरा ड्रीम है कि एक बार शिमला घूमने जाऊं। अंकित कहता है, ठीक है, जैसा आप कहें, हमें जगह से क्या लेना देना, हमें तो बस। और वो निशा कहता है, निशा से कहता है, जहाँ तुम खुश हम वहाँ हम खुश। निशा कहती है, अच्छा अच्छा ठीक है, कब जाना है? अंकित कहता है, कल सुबह की फ्लाइट है। निशा कहती है, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है, फटाफट चलो शॉपिंग करके आते हैं। अंकित कहता है, किसने कहा कपड़े नहीं है? निशा ने कहा कि सब भारी भरकम सूट हैं, वो तो मैं नहीं पहनूंगी। अंकित हवा में हाथ घुमाता है और फिर कहता, वो देखो सामने कितने तो कपड़े हैं। निशा कहती है, ये कैसे हुआ? यानी मुझे यकीन नहीं हो रहा। अंकित कहता है, इन सब की आदत डाल लो, अब तुम्हें हर वो चीज लाकर दूंगा जो तुम्हें चाहिए होगी, वो बस एक चुटकी बजा कर आ जाएगी। निशा कहती है, वैसे अच्छा ही है कि तुम एक जिन हो, मेरा तो फायदा ही है। अंकित कहता है, अच्छा तो कल कौन सी धमकी दे रहा था? छोड़कर जाने की कौन धमकी दे रहा था मुझे? निशा कहती है कि वो तो बस मैं घबरा गई थी इसलिए। छोड़ो, मैजिक से शॉपिंग तो हो गई, अब बैग से भी पैक करा दो। अंकित कहता है, जैसा आपका हुक्म मेरी मलिका। और दोनों खुशी खुशी सामान पैक करते हैं और अगले दिन सबसे मिलकर शिमला के लिए निकल जाते हैं। शिमला पहुंचकर होटल में दोनों अपना सामान कमरे में रखते हैं और फ्रेश होने के बाद खाना ऑर्डर कर देते हैं। निशा कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ, फ्लाइट तक तो ठीक था, लेकिन ये जो बस का रास्ता था एकदम गोल गोल घूम के जो मुझे चक्कर आने लगे। अंकित कहता है, तुम खाना खाकर रेस्ट कर लेना और सुबह उठकर घूमने चलेंगे। निशा कहती है, हाँ सच में खाना आ जाए और अब बस खाकर सीधे बेहोश होकर गिर पड़ना है। मैंने तो बेड पर, और नींद भी बहुत आ रही है, और खाना खाकर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन दोनों घूमने जाते हैं और दिन भर घूमकर शॉपिंग करते हैं और शाम को रूम में वापस आते हैं तो निशा रूम को देखकर हैरान हो जाती है। निशा कहती है, ये कितना अच्छा लग रहा है, कैंडल लाइट, बैलून सबसे सजा हुआ रूम था। निशा कहती, ये किसने किया? तो अंकित कहता, और कौन करेगा? निशा कहती है, लेकिन कब? तुम तो मेरे साथ हो सुबह से। अंकित कहता है, अरे निशा बोला था ना, होटल वालों को रूम को सजा देना है, शाम तक रूम देखो, उन्होंने कर दिया तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। निशा कहती है, बहुत अच्छा लग रहा है ये रूम। और अंकित कहता, थैंक यू, अभी तो और भी।
अंकित रूम सर्विस को कॉल करता है और वह एक चैंपियन की बोतल हाथ में गिफ्ट लेकर आता है रूम में। निशा कहती है, अरे वाह क्या बात है, इतना सब कुछ किस खुशी में? अंकित कहता है, तुम मेरे साथ हो, मेरे पास इससे ज्यादा क्या चाहिए? अंकित रूम सर्विस से सामान लेता है और दरवाजा बंद करके रूम में अंदर आ जाता है। निशा, ये गिफ्ट बॉक्स में क्या है? निशा पूछती है तो अंकित कहता है, खुद ही देख लो। निशा गिफ्ट को खोलती है तो उसमें बहुत ही प्यारी ड्रेस होती है। निशा कहती है, यह क्या है? अंकित कहता है, ये जूते हैं, दिख तो रहा है कि ड्रेस है। निशा, ड्रेस नहीं, नाइट ड्रेस है, और नाइट ड्रेस भी नहीं लग रही ये तो। अंकित कहता है, यार मैं इतने प्यार से लेकर आया था, सोचा था कि कितनी अच्छी लगोगी। तुम रहने दो, फेंक दो इसे। निशा कहती है, अरे बाबा गुस्सा क्यों करते हो? अच्छा अभी मुंह ना बनाओ, मैं पहन कर आती हूँ। और दूसरा गिफ्ट खोला ही नहीं तो अंकित कहता, तो निशा दूसरा गिफ्ट खोलती है। उसमें एक गोल्ड रिंग होती है और गोल्ड चैन होती है, लॉकेट के साथ जिसमें दोनों की तस्वीर लगी होती है। निशा कहती है, ये तो बहुत अच्छा है। अंकित कहता है, तुम्हें अच्छा लगा? निशा कहती है, बहुत अच्छा लगा, और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अंकित उसे रिंग और चैन पहना देता है और निशा भावुक होते हुए कहती है, अंकित उसे रिंग और चैन पहनाते हुए निशा जो बहुत सुंदर लग रही थी, अब तक निशा चेंज करती है। तब तक अंकित बेड के सामने एक टेबल पर शैंपेन की बोतल सजाकर रख देता है। निशा जब बाहर आती है तो उस ड्रेस में निशा को देखकर अंकित बस उसे देखता रह जाता है। निशा अपनी ड्रेस को ठीक करते हुए कहती है, कैसी लग रही हो? अंकित कहता है, वैसी जैसा मैंने सोचा था, एकदम सुंदर। निशा शर्मा जाती है। अंकित निशा के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे बैठाता है और फिर शैंपेन भरता है और सामने पड़े गिलासों को निशा को पकड़ा देता है। दोनों एक साथ सिप करके पीते हैं और अंकित एक रोमांटिक सा म्यूजिक लगा देता है। निशा, अंकित जो बहुत ही खुश था, निशा के सामने घुटनों पर बैठकर अंकित अपना हाथ आगे बढ़ाता है और निशा भी अपने हाथ अंकित के हाथों में दे देती है। दोनों डांस करने लगते हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर, और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। आज एक जिन और एक इंसान का अनोखा मिलन हो गया था, जो ना कि किसी ने सुना होगा, ना किसी ने देखा होगा। वह रात उनके मिलन की गवाह थी। अगली सुबह दोनों के लिए बहुत खूबसूरत थी। निशा अभी भी सो रही थी और अंकित बस उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसे निहारे जा रहा था। इससे पहले वह इतनी खूबसूरत कभी नहीं लगी थी। उसे निशा खुद से अलग नहीं, बल्कि खुद का एक हिस्सा लग रही थी। निशा जागती है तो अंकित को सामने पाकर मुस्कुरा देती है। दोनों बहुत खुश हैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत में। दोनों ने अपना हनीमून मनाकर अगले दोनों दिनों में वह वापस जयपुर आ जाते हैं। जयपुर पहुंचकर दोनों सबसे पहले गिफ्ट देते हैं जो इन सब के लिए वो लाए थे। सबसे मिलकर वह दोनों बहुत खुश होते हैं और अपने घर आ जाते हैं। घर पहुंचकर अचानक से निशा की तबीयत खराब हो जाती है। उसे उल्टियां चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। अंकित उसे ऐसे देखकर घबरा जाता है। वह अपना जादू से निशा को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। अंकित अपना जादू नाकाम होते देखकर हैरान था। वो डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर निशा का चेकअप करती है। अंकित कहता है, डॉक्टर साहब, निशा ठीक तो है ना? उसकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर कहती है कि घबराने की जरूरत नहीं है। इस कंडीशन में कभी कभी वीकनेस और ऐसा फील होता है। अंकित कहता, मतलब मैं समझा नहीं। तो डॉक्टरनी कहती है कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। तो अंकित परेशान हो जाता है और डॉक्टर की विदा कर निशा के पास आता है। निशा कहती है, क्या हुआ, क्या कहा डॉक्टर ने? अंकित कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो। तो निशा कहती है, अच्छा ये तो खुशी की बात है। अंकित कहता, निशा हमें अभी हमारी शादी हुए 1 हफ्ता हुआ और
तुम 4 हफ्ते की प्रेग्नेंट हो। निशा कहती है, क्या बोल रहे हो तुम? मजाक मत करो, ऐसे कैसे हो सकता है? अंकित कहता, मजाक नहीं, डॉक्टर ने यही कहा है। हमने बहुत गलत किया निशा, हमें एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए था। उस दिन बाबा भी कह कर गए थे कि सिर्फ पूरे चांद की रात को ही हमारा मिलन हो सकता है, लेकिन मुझे अभी बाबा से मिलने जाना होगा, कहकर अंकित बाहर की तरफ चला जाता है और निशा पीछे से आवाज लगाती रह जाती है। अंकित भागकर सीधे मोहम्मद भाई के घर जाता है और उनसे कहता है, मोहम्मद चाचा, उस दिन जो बाबा आपके घर आए थे, मुझे उनसे मिलना है। मोहम्मद भाई कहते हैं, क्या हुआ अंकित, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बाबा से क्यों मिलना है? तो अंकित कहता है, कुछ काम है मुझे बाबा से, आप प्लीज उन्हें बुला देंगे? मोहम्मद भाई कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं बात करता हूँ। और थोड़ी देर बाद मोहम्मद भाई कहते हैं, मेरी बात हुई बाबा से, वो 3 दिन बाद यहाँ जयपुर आएंगे, तब तुमसे मिलेंगे। अंकित कहता, ठीक है चाचा। और इतना कहकर अंकित अपने घर चला जाता है। 3 दिन बाद जब बाबा आते हैं तो अंकित उन्हें अपने घर लेकर जाता है। बाबा कहते हैं, कहो अंकित, क्यों बुलाया मुझे? तो अंकित कहता है, बाबा आपकी मदद चाहिए मुझे। अंकित सब कुछ बाबा को बता देता है। बाबा कहते हैं, ये क्या किया तुमने अंकित? तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया था कि एक दिन होने की वजह से तुम्हारा मिलन उसी रात को हो सकता है जब मैंने कहा था, लेकिन तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हारा यह मिलन क्या मुसीबत लाने वाला है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। इस तरह गैर वक्त मिलन की वजह से तुम्हारा एक हिस्सा निशा की कोख में जगह बना चुका है। तुम्हें मैंने पहले ही कहा था, अगर मेरी बात मानोगे तो बच्चा जिनकी शक्तियों के साथ पैदा नहीं होगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो बच्चा जिन की शक्ति के साथ पैदा होगा। और वैसा ही हुआ। एक जिन होने की वजह से एक आम बच्चे की तुलना में वो जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, इसलिए जिस बच्चे का अभी अस्तित्व तक नहीं होना चाहिए था, निशा की कोख में, वो 4 हफ्ते भर का हो चुका है। और इसका जन्म भी 9 महीने की बजाय 5 महीने में हो जाएगा। ये तो कुछ नहीं है, इसके आगे जो होने वाला है उसके लिए खुद को तैयार रखना होगा। जिन्नों की दुनिया के खिलाफ जाकर तुमने अपनी मोहब्बत को अपना तो बनाया है, और जिन्नों के असूलों को के खिलाफ जाने की सजा तुम्हें और निशा दोनों को भुगतनी पड़ेगी। और हाँ, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होगी तो कोई सजा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन फिर भी खुद को तैयार रखो आने वाली मुसीबत के लिए। बाबा फिर अंकित को बताते हैं कि जिन्नों की दुनिया के नियम के मुताबिक अगर किसी जिन और इंसान का मिलन होता है तो उसकी पहली औलाद जिन्नों की दुनिया का बादशाह या मलिका होगी। इस हिसाब से तुम्हारी औलाद जिन्नों की दुनिया पर हुकूमत करेगी। यही वजह थी मैंने जब कहा था कि पूरा चांद की रात को अगर तुम्हारा मिलन होता है तो तुम्हारी औलाद एक इंसान पैदा होगी और उसका जिन्नों की दुनिया से कोई वास्ता नहीं होता। लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से अब तुम्हारी औलाद एक जिन की शक्तियों के साथ पैदा होगी और वही जिन्नों की दुनिया पर राज करेगी। और बाकी के जिन ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हजारों सालों से जिन जिस तख्त को पाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे वो इतनी आसानी से एक बच्चे के हाथ तो लगने नहीं देंगे। बाबा फिर कहते हैं, अल्लाह को खुद से ऊपर मानने वाले अच्छे जिन से हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन यहाँ अच्छे जिन्नों से ज्यादा बुरी रूह के जिन हैं। वो भी किसी भी हालत में तुम्हारे होने वाले बच्चों को पैदा होने से पहले ही मारने की कोशिश करेंगे। सामने बैठी निशा भी यह सब कुछ सुन रही थी। अंकित कहता है, लेकिन बाबा कोई तो रास्ता होगा। मैं निशा को और अपनी औलाद को नहीं खोना चाहता। तो बाबा कहता है, रास्ता तो कोई नहीं है मेरे पास, बस अब अल्लाह ही मालिक है। बस किसी भी तरह अपनी बीवी की हिफाजत कर, ताकि कोई भी बुरी ताकत उस तक ना पहुंच सके। और एक काम करो, तुम दोनों मेरे साथ ही चलो मेरे पीर की दरगाह पर, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। मेरे पीर बाबा की दरगाह पर किसी जिन की औकात नहीं की वो वहां आकर अपनी ताकत दिखा सके। अंकित कहता है, लेकिन हम बाकी सबको क्या कहेंगे?
उन्हें सच्चाई तो पता चलेगी तो वो सब तो। बाबा कहते तू चिंता ना कर, माना कि तू जिन है लेकिन नेक भी तो है, मैं समझाऊंगा सबको, तू चल मेरे साथ। निशा और अंकित बाबा के साथ निशा के घर जाते हैं और उसके माँ बाप से मिलने और मोहम्मद भाई और सभी को वहीं बुला लेते हैं। बाकी सबको अंकित की सच्चाई बताते हैं। सभी घबरा जाते हैं उसके जिन होने की बात सुनकर। निशा के पापा तो कहते, बाबा आप इसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं, इसने हमारी बच्ची की जिंदगी खतरे में डाल दी है, आप इसके अभी की अभी अपने मंत्रों से इसे फूंक दो। माँ कहती है, हाँ बाबा, और निशा की कोख में पल रहे बच्चे को भी। नहीं नहीं, बच्चे नहीं जिन, उसे हम गिरवा देंगे, हम निशा के साथ अब कोई गलत नहीं होने देंगे, धोखा दिया है इसने हमें और हमारी बेटी को। निशा कहती है, नहीं मम्मी, आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगी, कोई धोखा नहीं दिया मुझे अंकित ने, शादी होते ही सब कुछ बता दिया था और मुझे ये सब पहले से पता था कि हमारे एक होने पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, अगर आपने अंकित को कुछ भी किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मोहम्मद भाई कहने लगे, सतीश भाई, मुझे लगता है अंकित बेहद नेक है, वरना अभी तक कितनों को नुकसान पहुंचा चुका होता, अब इतनी बड़ी मुसीबत पड़ने तक निशा को भी मार चुका होता और चला गया होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कुछ देर तक बहुत समझाने पर सभी अंकित को अपना लेते हैं और उन दोनों को बाबा के साथ भेजने के लिए राजी हो जाते हैं। बाबा उन दोनों को लेकर मजार पर पहुंचते हैं और वहां अंदर ही एक कमरा उन्हें रहने के लिए दे देते हैं। बाबा बताते हैं कि वह एक ऐसे फकीर को जानते हैं जो जिन्नों की दुनिया के बहुत से राज जानता है और वे कई जिन उनके कब्जे में है, कल मैं उन्हें लेकर आऊं, वो जरूर कुछ मदद कर सकते हैं तुम्हारी। अगले दिन बाबा उस फकीर को बुलाते हैं। फकीर अंकित को देखकर तो समझ ही जाता है कि वो एक नेक जिन है, साथ ही साथ निशा को देखकर भी समझ जाते हैं कि उसके अंदर जो नन्ही सी जान पनप रही है वो भी एक जिन है। वो फकीर अंकित से कहता है, तुझे तेरी दुनिया के कायदे पता नहीं थे क्या? एक जिन और एक इंसान कभी एक नहीं हो सकते। अंकित कहता है, पता था फकीर बाबा, लेकिन मैं यह नहीं जानता था मेरी औलाद भी एक दिन होगी और जिन्नों के तख्त के इकलौती दावेदार होगी, आप मेरी मदद कीजिए। फकीर बाबा कहते हैं, देख मुझे इस मजार के बाबा ने सब कुछ बता दिया है, तू एक नेक जिन है और सच्ची मोहब्बत है तेरे अंदर, इसलिए मैं तेरी मदद करूंगा। कोई भी जिन तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन एक जिन है जो सबसे पुराना है और इस वक्त हजारों साल का है। सभी जिन उस जिन से थर-थर कांपते हैं। वो जिन तख्त का अगला दावेदार वही था, बल्कि यूं कहूं कि अगले पूरे चांद की रात को 2 दिन बाद ही उसकी ताजपोशी होने वाली थी, लेकिन तेरी होने वाली औलाद उसके रास्ते में है। अब इस तख्त पर तेरी औलाद का हक है और वो उसे खत्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। वो बहुत ताकतवर है, मैं भी उसका सामना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, अगर तू उससे समझौता करने को तैयार होगा, उसकी शर्त के मुताबिक, तो वो तेरे बच्चे को छोड़ सकता है, लेकिन वो उसके बदले कुर्बानी मांगेगा, एक जान के बदले एक जान। अंकित बोला, मैं समझा नहीं। फकीर बाबा कहते हैं, समझाता हूँ। तेरी औलाद में जिनकी ताकतें तेरी वजह से हैं, लेकिन अगर तू ही नहीं बचेगा तो तेरे जाने के साथ वो ताकतें भी खत्म हो जाएंगी और इस तरह की दावेदारी भी। तेरी औलाद एक आम बच्चे की तरह बन जाएगी। तुझे अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी अपने बच्चे के लिए, नहीं तो वो तेरे बच्चे को मार देगा। अंकित कहता, मैं अभी तैयार हूँ, अपनी जान दे देता हूँ, मेरा बच्चा तो हिफाजत से रहेगा। फकीर बाबा कहते हैं, नहीं, तू अपनी मर्जी से कुर्बानी नहीं दे सकता, वो जिन तुझसे कहेगा तभी देगा। तू कुर्बानी हम जिनको बुलाएंगे उस रात जब चांद पूरा होगा, क्योंकि उसी दिन जिन अपने असली रूप में आते हैं और तुझे कुर्बानी भी अपने असली रूप में ही देनी होगी। और हाँ, तुम्हारी बीवी ही रहेगी हमारे साथ जब तुम कुर्बानी दोगे।
निशा कहने लगी, नहीं बाबा, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अंकित को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं उसे कुर्बानी नहीं देने दूंगी। निशा फकीर की बात मानने से इनकार कर देती है। फकीर बाबा उसे लेकर मजार के अंदर एक कमरे में चले जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें निशा से अकेले में बात करनी है और उसे एक राज बताते हैं जिससे वो जिन खत्म, और निशा ही ऐसा कर पाएगी क्योंकि वो ऐसी पहली इंसान है जो जिन की औलाद को अपने अंदर रखे हुए हैं। फकीर बाबा निशा को एक खंजर देते हैं और कहते हैं, मैं अंकित को कुर्बानी देने को कहूँगा और वो अपनी कुर्बानी भी दे, जिससे तुम्हारी औलाद एक आम इंसान बन जाएगी। लेकिन यह अधूरा राज है और जिनको भी नहीं पता उस राज के बारे में, लेकिन वो यह नहीं जानता कि अंकित की कुर्बानी उसका अंत बनने वाली है। तो जब पूरे चांद की रात को अंकित जिन के रूप में अपनी कुर्बानी देगा तो वही इसी खंजर से देगा। फकीर बाबा निशा को बताते हैं कि आगे उसे क्या करना है। निशा, तुम ये राज सिर्फ अपने तक रखोगी, किसी को भी नहीं बताओगी, अंकित को भी नहीं, वरना अंकित को अगर पता लगा तो जिन्नों की किताब में वो राज छप जाएगा, क्योंकि यह उसका नियम है कि जिन्नों को उसकी दुनिया का जो भी राज पता चलता है वो अपने इल्मे जिन में छप जाता है। निशा फकीर बाबा से वादा करती है कि वो राज किसी को नहीं बताएगी और जैसा उन्होंने कहा है वो वैसा ही करेगी, और फिर दोनों बाहर चले जाते हैं। अंकित कहता है, क्या हुआ बाबा, आप निशा को क्यों अंदर लेकर गए थे? फकीर बाबा कहते हैं, कुछ नहीं, उसे समझाने को ले गया था, ये कुर्बानी कितनी जरूरी है, लेकिन यह मान नहीं रही थी, इसलिए मैंने इसे जादू से वश में किया है। तब तक के लिए, जब तक तुम कुर्बानी ना दे दो। अंकित कहता, सही किया बाबा आपने, मैं दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर अंकित फूट फूट कर रो पड़ता है। निशा कहती, क्या हुआ अंकित, तुम क्यों रो रहे हो? अंकित कहता है, कुछ नहीं निशा, तुम अपना ध्यान रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। आखिर वो जो चांद की रात भी आ जाती है जब अंकित कुर्बानी देकर अपने बच्चे को और निशा को बचाएगा। फकीर बाबा निशा और अंकित को सामने बैठाकर इस बुरे जिन को बुलाते हैं और वह जिन उन सबके सामने आ जाता है। इतना बड़ा शरीर, डरावनी आंखें, बड़े बड़े नाखून, इतना भयानक कि निशा उसे देखकर डर जाती है और अंकित निशा को गले से लगाकर उसे संभालता है। कहता, बता फकीर क्यों बुलाया है? मुझे पहली बार कैसे तुझे हराया था, भूल गया तू? तब तो छोड़ दिया था, लेकिन अब की बार नहीं। फकीर बाबा कहते हैं, तुमसे एक समझौता करना है, इसलिए बुलाया है। जिन कहता है, समझौता? और मुझसे? वो बहुत ही भयानक और डरावनी हंसी हंसता जो चारों ओर गूंजने लगती है और फिर कहता, कैसा समझौता? फकीर बाबा कहते हैं, उस लड़की को तू जानता है? निशा की तरफ इशारा करते हुए कहता है। जिन कहता है, नहीं, कौन है ये? फकीर बाबा कहता है, यह वही लड़की है जो जिन्नात के होने वाले बादशाह को जन्म देने वाली है। इसके अंदर ही एक जिन की औलाद सांसें ले रही है। जिन जोर जोर से हंसता है और कहता है, तूने तो मेरा काम आसान कर दिया फकीर, कब से इसकी तलाश में था मैं, लेकिन तू तो इसे खुद मेरे सामने ले आया। अब मैं इसे मार दूंगा ताकि उस नन्हे बादशाह को इस दुनिया में आने का मौका ही ना मिले। और जोर जोर से हंसने लगा। फकीर कहता है, इसलिए तो तुझे बुलाया है, एक समझौता करने को, बख्श दे इसकी जिंदगी। वो मासूम अभी इस दुनिया में भी नहीं आया, इसके बदले तू जो कहेगा वो तुझे मिलेगा। अंकित कहता है, हाँ, बख्श दे मेरी औलाद और मेरी बीवी को, उसके बदले जो तू कहेगा मैं करने को तैयार हूँ। जिन हंसता है और कहता है, तुझे क्या लगता है इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? नहीं, इतना भी आसान नहीं है मेरे से समझौता करना। कुर्बानी देनी पड़ती है, दे पाएगा? अंकित कहता है, हाँ दूंगा, तू जो भी कहेगा वो कुर्बानी दूंगा, बस मेरी औलाद को बख्श दे। जिन कहता है, ठीक है, बख्श दूंगा, लेकिन
मुझे भी कुर्बानी में तेरी औलाद की जान के बदले एक जान चाहिए। तू देगा अपनी जान की कुर्बानी, तेरी ही शक्तियाँ तेरी औलाद में है ना। जब तू ही नहीं बचेगा तो तेरी औलाद की जो शक्तियाँ अपने आप ही खत्म हो जाएंगी और वो एक आम इंसान बनकर रह जाएगा। तो बता, मंजूर है? अंकित कहता है, हाँ मंजूर है, तू जो कहेगा सब मंजूर है मुझे, लेकिन वादा कर इसके बाद तो मेरी बीवी और बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिन कहता है, किया वादा। आधी रात होते ही तो अपने असली रूप में आकर कुर्बानी देगा। अंकित कहता है, ठीक है, आधी रात हो जाती है। अंकित की कुर्बानी का वक्त आता है और निशा जोर जोर से रो रही थी। वह अंकित के पास जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फकीर बाबा ने अपनी शक्ति से उसे रोक रखा था। अंकित अपने असली रूप में आ जाता है और फकीर बाबा उसे वह खंजर देते हैं और वो खंजर जो अंकित अपने दिल के आर पार कर देता है। लहूलुहान हुआ अंकित जमीन पर गिर पड़ता है और फकीर बाबा निशा को इशारा करते हैं। निशा उसी पल भागकर अंकित के पास जाती है और उसी खंजर को अपने दिल के पार उतार देती है और अंकित के पास ही जमीन पर गिर पड़ती है। फकीर बाबा बिना कोई देर किए निशा के दिल से खंजर निकालते हैं और उस जिन के हाथ में पड़ी एक अंगूठी के बीच मार देते हैं। वो अंगूठी जिसमें उसने अपने दिल को कैद किया हुआ था, और वो जिन जलने लगता है और वो जिन जोर जोर से चिल्लाता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मर नहीं सकता। उसकी आवाज चारों ओर गूंज उठती है और वो जिन देखते ही देखते राख हो जाता है। फकीर बाबा उस राख को उठाते हैं और उसे अपने साथ लाए पाक यानी पवित्र जल में डाल देते हैं और राख उस पानी में घुलकर गायब हो जाती है और उसी के साथ हो जाता है इस जिन का अंत। और थोड़ी देर बाद अंकित को होश आ जाता है। खुद को पहले जैसा देखकर वह हैरान हो जाता है, लेकिन निशा अभी भी होश में नहीं आती है। उसके सीने का घाव देखकर अंकित भागकर उसके पास जाता और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन निशा नहीं उठती। निशा की ऐसी हालत देखकर अंकित उसके सीने पर सिर रखकर रोने लगता है। जैसे ही अंकित की आंखों से आंसू निशा के घाव पर पड़ते हैं, उसका घाव भरने लगता है और वो भी होश में आ जाती है। होश में आते ही वो अंकित उसे गले से लगा लेता है और उठकर सीधे फकीर बाबा के पास जाती है और उनके पैरों पर गिरकर रोने लगती है कि हे बाबा, ये सब आपके कारण हुआ है। बाबा, आपने हमारी जिंदगी हमें वापस लौटाई है। हम आपका एहसान कभी नहीं भुलाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। फकीर बाबा कहते हैं, उठ बच्चा, अगर सर झुकाना ही है तो उस ऊपर वाले के सामने झुका। मैं तो उसका सेवक हूँ, जैसा वह कहता है वैसा मैं करता हूँ। ये कहकर फकीर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। अंकित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो वापस पहले जैसा कैसे हुआ और निशा ऐसे क्यों नीचे बेहोश थी। अंकित निशा के पास जाता और कहता, निशा मैं जिंदा कैसे हूँ और वो जिन वो कहाँ गया। निशा कहती है, बस बस एक साथ इतने सवाल, रुको तो अंकित कहता है, बताओ तो सही, वो जिन कहाँ गया और मैं पहले जैसा कैसे हुआ। मैंने तो अपनी जान जिन को दे दी थी ना। तो निशा कहती है, हाँ दे दी थी तुमने जान, लेकिन कैसे, ऐसे कैसे तुम्हें जाने देती। इसलिए फकीर बाबा ने और मैंने मिलकर जिन को मार दिया। अंकित कहता, लेकिन कैसे। निशा कहती है, तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें मना कर रही थी कि जिन के साथ समझौता करने को, और बाबा मुझे अंदर लेकर गए थे। अंकित कहता है, हाँ तो निशा कहती है, तो बाबा मुझे वश में करने के लिए नहीं बल्कि इसलिए लेकर गए थे ताकि मैं जिन्नों को मारने में उसकी मदद कर सकूं। बाबा ने बताया था कि उस जिन का कोई नहीं मार सकता, वह जिन हर किसी पर जुल्म करता रहता है। उसकी रूह इतनी शैतानी हो गई थी कि शैतान भी उससे डरने लगा। एक दिन इस जिन का दिल एक लड़की पर आ गया। वह लड़की इतनी मासूम, इतनी पाक थी कि
मानो भगवान ने खुद उसे जमीन पर भेजा हो। किसी फरिश्ते से कम नहीं लगती थी। जिन ने उस लड़की को जादू से अपना बना लिया और उसे अपने साथ ले गया और जबरदस्ती करके उसके साथ संबंध बनाया। वह लड़की जब जादू से बाहर आई तो बहुत ही देर हो चुकी थी। वह मां बनने वाली थी। अब जिन की औलाद की, क्योंकि उसके अंदर एक जिन का अंश था, वो भी उतना ही था, ताकतवर था। उसकी ताकत उस लड़की से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह इस हालत में भी उस लड़की से जबरदस्ती करके संबंध बनाता था। वो लड़की की जिंदगी नरक से भी बुरी हो गई थी। जिन तो जैसे वैसे ही ताकतवर था और अगर उसकी औलाद इस दुनिया में आ जाती तो वह उसे मारकर उसकी शक्तियां भी हासिल करने वाला था। लेकिन माँ तो माँ होती है। इससे पहले कि वो शैतान जिन उसके बच्चे को मारता, उस लड़की ने खुद को ही मार डाला और उसका बच्चा भी पेट में ही मर गया। लेकिन जाते जाते वो जिन को बददुआ देकर गई कि तूने मेरे साथ जबरदस्ती बनाकर मुझे गर्भवती किया, हर रोज मुझ पर जुर्म करता रहा। यहाँ तक कि जब मेरा बच्चा पैदा हो जाता तो तू उसकी कुर्बानी देकर ताकतवर बनने जा रहा था। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपनी जान की कुर्बानी दे रही हूँ तेरी वजह से। मेरा तेरे साथ मरने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ नफरत का ही रिश्ता रहेगा। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर तुझे बददुआ देती हूँ कि ऐसे ही एक जिन और एक इंसान के बीच में संबंध बनेगा, लेकिन जबरदस्ती का नहीं, मोहब्बत का। ऐसे ही वह भी जिन के बच्चे की माँ बनेगी, लेकिन वो निशाना नफरत का नहीं, वो सच्चे प्यार की जीत होगी, वो नफरत की नहीं होगी। और ऐसा ही एक इंसान जिसके अंदर जिन की औलाद होगी, वह जिन जब वो दोनों मोहब्बत करने वाले अपनी मोहब्बत के लिए कुर्बानी देंगे तो उनकी कुर्बानी से निकला हुआ खून से सना खंजर जब तेरे दिल के आर पार होगा तो मेरी मौत हो जाएगी। और एक मरते हुए इंसान की बददुआ भगवान भी कबूल करते हैं तो तू क्या चीज है। और हाँ, ये बददुआ तुझे याद नहीं रहेगी मेरे मरने के बाद, ताकि तू इस दुआ को कोई तोड़ ना निकाल पाए। और इतना कहकर वह अपनी जान ले लेती है। इसलिए बाबा ने कहा था, जब तुम अपने सीने में खंजर मारोगे तो मुझे भी उसी खंजर को अपने सीने में मारना होगा और उस खंजर पर हम दोनों का खून लगा होगा और उसी से इस दिन का अंत होगा। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और मैं भी तुम्हारे पास नीचे गिर गई। उसके बाद फकीर बाबा ने जो भी किया, मतलब खंजर जिन के जो दिल में मार दिया और वो जिन मर गया। और हाँ, बाबा ने एक और बात बताई थी, कुर्बानी देने के बाद तुम जिन नहीं रहोगे बल्कि एक आम इंसान बन जाओगे, क्योंकि उस जिन को मारने के लिए तुम्हारी और हमारे बच्चे के अंदर की जो भी ताकत थी उस खंजर में चली जाएगी और जिनको वो मार पाएंगे। और उसकी वजह से जब तुम वापस से जिंदा होंगे तो तब तुम एक जिन नहीं, एक इंसान की तरह। अंकित कहता है, इतना कुछ बाबा ने तुम्हें बताया था और तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। निशा कहती है, कैसे बताती? बाबा ने मना किया था, क्योंकि अगर तुम्हें पता चलता तो तुम्हारी दुनिया के नियमों के हिसाब से उस जिन को भी पता चल जाता हम क्या करने वाले हैं। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा, तुम्हारी सारी जो शक्ति चली गई। अंकित कहता है, तो क्या हुआ, मैं तो खुश हूँ। एक आम इंसान की तरह तुम्हारे साथ जिंदगी बिता पाऊंगा और हमारा बच्चा वो भी तो एक आम इंसान की तरह होगा। दोनों बहुत खुश होते हैं और अपनी जिंदगी से इतनी बड़ी मुसीबत को उनकी दूर हो गई थी। दोनों वहाँ से मजार की तरफ जाते हैं। मजार वाले बाबा से मिलकर दोनों वापस घर की तरफ जाने लगते हैं। निशा का पेट एकदम से बढ़ने लगता है। निशा और अंकित दोनों डर जाते हैं। बाबा जब आंखें बंद करके ध्यान लगाकर निशा के सर पर हाथ रखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। निशा कहती है, क्या हुआ बाबा, कुछ पता चला? तो बाबा कहता है, हाँ बेटी, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसमें अभी भी जिन की ताकतें हैं, इसलिए उसका जन्म जिन के रूप में होगा 5 महीने के बाद। अंकित कहता है, लेकिन फकीर बाबा तो कह कर गए थे कुर्बानी के बाद सब ठीक हो जाएगा, फिर ऐसा क्यों?
तो बाबा कहते हैं, शायद उन्होंने पूरी बात नहीं बताई। तुम्हारी पहली औलाद जिनकी सारी ताकतों के साथ पैदा होगी और पैदा होने के बाद वह एक आम इंसान की जिंदगी जिएगा, लेकिन आम इंसान होते हुए भी उसके पास एक जिन की ताकत होगी। और अंकित, भले ही तुम एक इंसान की जिंदगी जियोगे, लेकिन तुम्हारी ताकत अभी भी तुम्हारे पास ही है और तुम्हारी आगे वाली आने वाली जो भी पीढ़ी में पहली औलाद जन्म लेगी उसे विरासत में जिन की ताकतें मिलेंगी। ये चलता ही रहेगा उम्र भर, लेकिन सिर्फ जिन की ताकतें ही उन्हें मिलेंगी, लेकिन वो रहेंगे आम इंसान ही। बाबा की सारी बात सुनकर वो दोनों बाबा से दुआ लेकर अपने घर आ जाते हैं और घर आकर सबको अपनी कहानी सुनाते हैं। 5 महीने बाद निशा एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। दोनों अपने बच्चे को लेकर पीर बाबा के मजार पर जाती है और अपनी आने वाली जिंदगी के लिए दुआ मांगते हैं। कहा जाता निशा और अंकित की मौत भी उसी मजार पर हुई थी और वो भी एक साथ एक वक्त पर। तो यह एक जिन और एक इंसान की मोहब्बत की अनोखी कहानी, जिसने एक जिन ने अपनी मोहब्बत के लिए खुद को मिटा दिया, लेकिन उसकी सच्ची मोहब्बत की कुर्बानी ने उसे फिर से जिंदा कर दिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।